हाय एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक से लेसन नंबर 7 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा या उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविजन पर देखी होंगी। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ आए भयावह भूकंप की जानकारी भी होगी। इन आपदाओं से होने वाली जान और माल के नुकसान ने हमें हिला कर रख दिया है। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती हैं, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा पदार्थ हो, या पदार्थ अनवरत चलती रहती हैं तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, परंतु इसके परिणाम सघनता और पैमाने में अंतर होता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ जाते हैं, जैसे स्थलाकृतियाँ, और जीवों में ये बदलाव तेज गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, भूकंप और तूफान। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, कर्कापात और टोर्नेडो, और इतना व्यापक हो सकता है जैसे भूमंडलीय उष्णीकरण और ओजोन परत का ह्रास। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है। कुछ परिवर्तन अपेक्षाकृत अच्छे होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन, फलों में परिवर्तन। जबकि कुछ परिवर्तन अनपेक्षित और बुरे होते हैं, जैसे भूकंप और बाढ़ और युद्ध। आप अपने पर्यावरण का प्रेक्षण करें और उन परिवर्तनों की सूची तैयार करें। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और जो बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं। सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं से मानव हमेशा भयभीत रहता है। आपदा क्या है? आपदा प्रायः एक अनपेक्षित घटना होती है जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध होते हैं तथा बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्यतः दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदाओं को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मानव को इनका बोध है शिकार, परंतु प्राकृतिक बल ही आपदाओं के एकमात्र कारक नहीं। आपदाओं की उत्पत्ति का संबंध मानव क्रियाओं से है। कुछ मानवीय गतिविधियां तो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी हैं। भोपाल गैस त्रासदी, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, सीएफसी गैस वायुमंडल में छोड़ना और ग्रीन हाउस गैस, ध्वनि, वायु, जल और तथा मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण आदि आपदाएं इसके उदाहरण हैं। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती हैं। वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़, भंगुर जमीन पर निर्माण कार्य और अवैज्ञानिक भूमि उपयोग कुछ उदाहरण हैं जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप में प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकते हैं? क्या आप इनसे बचाव के लिए सुझाव दे सकते हैं? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता नाम मात्र ही हाथ लगी है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निवारण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका इनके असर को कम करना और इनका प्रबंधन करना। इस दिशा में विभिन्न सूत्रों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1993 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में भूशिखर सम्मेलन और मई 1944 में
योकोहामा जापान में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी आदि विभिन्न सत्रों पर इस दिशा में उठाए जाने वाले ठोस कदम है। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है, इसलिए इन दोनों में भेद करना आवश्यक है। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के विद्यमान हैं जिनसे धन जन या दोनों को नुकसान पहुंचने की संभावना होती है। ये बहुत तीव्र हो सकते हैं या पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल तथा ऐसी तीव्र संरचनात्मक आकृतियां अथवा रेगिस्तान तथा हिमाच्छादित क्षेत्रों में विषम जलवायु दशाएं आदि। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं अपेक्षाकृत तीव्रता से घटती होती हैं तथा बड़े पैमाने पर जनधन की हानि तथा सामाजिक तंत्र एवं जीवन को छिन्न भिन्न कर देती हैं तथा उन पर लोगों का बहुत कम या कुछ ही नियंत्रण होता है। सामान्यतः प्राकृतिक आपदाएं संसार भर के लोगों के व्यापीकृत अनुभव होते हैं और दो आपदाएं न तो समान होती हैं और न ही उनमें आपस में तुलना की जा सकती है। प्रत्येक आपदा अपने नियंत्रणकारी सामाजिक पर्यावरणीय घटकों, सामाजिक अनुक्रिया जो यह उत्पन्न करते हैं तथा जिस ढंग से प्रत्येक सामाजिक वर्ग इससे निपटता है द्वितीय होती है। उपरोक्त विचार तीन महत्वपूर्ण चीजों को इंगित करता है। पहला, प्राकृतिक आपदा के परिमाण, गहनता एवं बारंबारता तथा इसके द्वारा किए गए नुकसान समयांतर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे, संसार के लोगों में इन आपदाओं द्वारा पैदा किए हुए भय के प्रति चिंता बढ़ रही है तथा इनसे जान माल की क्षति को कम करने का रास्ता ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। और अंततः प्राकृतिक आपदाओं के प्रारूप के में समांतर पर महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। प्राकृतिक आपदाओं एवं संकटों के आगमन में परिवर्तन भी आया है। पहले प्राकृतिक आपदाएं एवं संकट दो परस्पर अंतर संबंधी परिघटनाएं समझी जाती थी, अर्थात जिन क्षेत्रों में प्राकृतिक संकट आते हैं वे आपदाओं के द्वारा भी सुभेद्य थे। अतः उस समय मानव पारिस्थितिक तंत्र के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता था, इसलिए इन आपदाओं से नुकसान कम होता था। तकनीकी विकास ने मानव को पर्यावरण को प्रभावित करने की बहुत क्षमता प्रदान कर दी है। परिणामतः मनुष्य ने आपदा के खतरे वाले क्षेत्रों में गहन क्रियाकलाप शुरू कर दिया और इस प्रकार आपदाओं की सुभेद्यता को बढ़ा दिया है। अधिकांश नदियों के बाढ़ मैदानों में भू उपयोग तथा भूमि की कीमतों के कारण तथा तटों पर बड़े नगरों एवं बंदरगाह जैसे मुंबई, चेन्नई आदि के विकास में इन क्षेत्रों को चक्रवातों, प्रबंधों तथा सुनामी आदि के लिए सुभेद बना दिया है। इन प्रक्षेपणों की पुष्टि सारणी 7.1 में दी गई आंकड़ों से भी हो सकती है, जो पिछले 60 वर्षों में 12 गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से भिन्न देशों में मरने वालों के परिमाण दर्शाती है। यह सारणी से स्पष्ट है कि प्राकृतिक आपदाओं ने विस्तृत रूप से जन एवं धन की हानि की स्थिति से निपटने के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह भी महसूस किया जा रहा है कि प्राकृतिक आपदा द्वारा पहुंचाई गई स्थिति के परिणाम भूमंडलीय प्रतिघात और अकेले किसी राष्ट्र में इतनी क्षमता नहीं है कि वह इन्हें सहन कर सके। अतः 1989 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य असेंबली में इस मुद्दे को उठाया गया और मई 1994 में जापान के योकोहामा नगर में आपदा प्रबंधन की विशेष कॉन्फ्रेंस में इसे औपचारिकता प्रदान कर दी गई। यही बाद में योकोहामा रणनीति तथा अधिक सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना कहा गया। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। विश्व भर में लोग विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को अनुभव करते हैं और उनका सामना करते हुए इन्हें सहन करते हैं। अब लोग इसके बारे में जागरूक और इससे होने वाले नुकसान को कम करने की चेष्टा में कार्यरत हैं। इनके प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। 1948 से अब तक की प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं। 1948 में सोवियत संघ में भूकंप, 1949 में चीन में बाढ़, 1954 में चीन में बाढ़, 1965 में पूर्वी पाकिस्तान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 1968 में ईरान में भूकंप, 1970 पेरू में भूकंप, 1970 पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 71 में भारत उष्णकटिबंधीय चक्रवात, 76 में चीन भूकंप, ईरान भूकंप। प्राकृतिक आपदाओं का वर्गीकरण। वायुमंडलीय, भौमिक, जलीय, जैविक। वायुमंडलीय में बर्फानी तूफान, तड़ित झंझा, तड़ित टोर्नेडो,
कटिबंधीय चक्रवात, सूखा, कारका पात, पाला, लू, शीतलहर, भौमिक भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, हिमगाह, अवतरण, मृदा अपरदन, जलीय में क्या है, बाढ़, ज्वार, महासागरीय धाराएं, तूफान, महोर्मी, सुनामी, जैविक में पौधे व जानवर, उपनिवेश के रूप में कीट, घर्षण, फफूंद, बैक्टीरिया और वायरल संक्रमण, बर्ड फ्लू, डेंगू इत्यादि। प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक, योकोहामा रणनीति तथा सुरक्षित संसार के लिए कार्य योजना। जो जापान का शहर है योकोहामा, वहाँ की रणनीति संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश तथा अन्य देशों की एक बैठक, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस 23 से 27 मई 1994 को योकोहामा नगर में हुई। इस बैठक में यह स्वीकार किया गया कि पिछले कुछ वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन तथा आर्थिक क्षति अधिक हुई है तथा सामाजिक समानता प्राकृतिक आपदाओं के लिए सुभेद हो गया है। यह भी स्वीकार किया गया है कि ये आपदाएं विशेषतः विकासशील देशों के गरीबों एवं साधनहीन समुदायों को अधिक प्रभावित करती हैं, क्योंकि ये देश इनका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इस बैठक में एक दशक तथा उसके बाद भी इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने की रणनीति योकोहामा रणनीति के नाम से अपनाई गई है। विश्व बैठक में प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए पारित प्रस्ताव निम्नलिखित यह दर्ज होगा कि हर देश की प्रमुख जिम्मेवारी है कि वे प्राकृतिक आपदा से अपने नागरिकों की रक्षा करें। सेकंड, यह विकासशील देश विशेष रूप से सबसे कम विकसित एवं चारों ओर से भूवृद्ध देश तथा छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर अग्रतापूर्वक ध्यान देगा। जहाँ भी ठीक समझा जाएगा वहाँ आपदा से बचाव, निवारण एवं तैयारी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर क्षमता एवं सामर्थ्य का विकास करेगा तथा इसके कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों को संगठित किया जाना चाहिए। नंबर 4, यह उप क्षेत्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा उन कार्यों को बढ़ावा तथा मजबूती देगा जिनसे प्राकृतिक तथा दूसरी आपदाओं को रोका अथवा कम किया जा सके या उसका निवारण किया जा सके। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित पर विशेष बल दिया जाएगा: मानव तथा संस्थागत क्षमता निर्माण तथा सशक्तिकरण, तकनीकों में भागीदारी, सूचनाओं का एकत्रण, प्रकीर्णन तथा उपयोग, संसाधनों का संग्रह करना। 1999 से 2000 को आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक भी घोषित किया गया। दक्षता से निपटने के लिए उनकी पहचान एवं वर्गीकरण को एक प्रभावशाली तथा वैज्ञानिक कदम समझा जा रहा है। प्राकृतिक आपदा को मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में उन देशों में है जहां सारणी 7.2 में दी गई सभी प्राकृतिक आपदाएं घटित हो चुकी हैं। इन आपदाओं की वजह से भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की जान जाती है और करोड़ों रुपए का माली नुकसान होता है। आगे भारत में सबसे नुकसानदायक प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन किया गया है। भारत में प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि पहले के अध्यायों में वर्णन किया गया है कि भारत एक प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है। बृहत भौगोलिक आकार, पर्यावरणीय विविधता और सांस्कृतिक बहुलता के कारण भारत को भारतीय उपमहाद्वीप और अनेकता में एकता वाली धरती के नाम से जाना जाता है। बृहद आकार, प्राकृतिक परिस्थितियों में विभिन्नता, लंबे समय तक उपनिवेशन, अभी भी जारी सामाजिक भेदमूलन तथा बहुत अधिक संख्या के कारण भारत की प्राकृतिक आपदाओं द्वारा सुभेद्यता को बढ़ावा दिया। इन प्रेक्षणों को भारत की कुछ मुख्य प्राकृतिक आपदाओं के वर्णन द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भूकंप सबसे ज्यादा अपूर्व, शोचनीय और विध्वंसक प्राकृतिक आपदा है। आपने पहले ही अपनी पुस्तक प्राकृतिक भूगोल के सिद्धांत 2006 में भूकंपों के कारण के बारे में पढ़ा। भूकंपों की उत्पत्ति विवर्तनिक से संबंधित है। ये विध्वंसक और विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप पृथ्वी के ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होते हैं। इनकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, चट्टान गिरने, भूस्खलन, जमीन के अवतरण, धंसने, विशेषकर खदानों वाले क्षेत्रों में बांध व जलाशयों के बैठने इत्यादि से आने वाली भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है और नुकसान भी कम पहुंचाता है। जैसा कि इस पुस्तक के अध्याय 2 में पहले ही वर्णन किया गया है, इंडियन प्लेट प्रति वर्ष उत्तर व उत्तर पूर्व दिशा में 1 सेंटीमीटर खिसक रही है, परंतु उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट इसके लिए अवरोध पैदा करती है। परिणाम स्वरूप इन प्लेटों के किनारे लॉक हो गए हैं और कई स्थानों पर लगातार ऊर्जा संग्रह होता रहता है। अधिक मात्रा में ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ता रहता है और दोनों प्लेटों के बीच लॉक टूट जाता है और एकाएक ऊर्जा मोचन से हिमालय के
चाप के साथ भूकंप आ जाता है। इससे प्रभावित मुख्य राज्यों में जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग उपखंड तथा उत्तर पूर्व के 7 राज्य शामिल हैं। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त मध्य पश्चिमी क्षेत्र, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में कुछ प्रचंड भूकंप आए हैं। लंबे समय तक भूवैज्ञानिक प्रायद्वीपीय पठार जो कि सबसे पुराने, स्थिर और प्रौढ़ भूभाग हैं, प्राय इन भूकंपों की व्याख्या करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ समय पहले भूवैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसके अनुसार लातूर और ओस्मानाबाद के नजदीक भीमा नदी के साथ साथ एक भ्रंश रेखा विकसित हुई है। इसके साथ ऊर्जा संग्रह होता है तथा इसकी विमुक्ति भूकंप का कारण बनती है। इस सिद्धांत के अनुसार संभवतः इंडियन प्लेट टूट रही है। राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विभाग, विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इनके साथ कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में आए 1200 भूकंपों का गहन विश्लेषण किया और भारत को निम्नलिखित 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। नंबर फर्स्ट आती है अधिक सतही जोखिम क्षेत्र, अति सतही जोखिम क्षेत्र, मध्यम सतही जोखिम क्षेत्र, निम्न सतही जोखिम क्षेत्र, अति निम्न सतही जोखिम क्षेत्र। इनमें से पहले 2 क्षेत्रों में भारत के सबसे प्रचंड भूकंप अनुभव किए गए हैं। भूकंप सुबेद क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र और अरेरिया उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, कश्मीर घाटी और कच्छ आदि शामिल हैं। ये अति अधिक सतही जोखिम क्षेत्र का हिस्सा है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा का पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार अधिक सतही जोखिम क्षेत्र में आते हैं। देश के बचे हुए भाग मध्य तथा निम्न सतही जोखिम क्षेत्र में हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन पठार के स्थित भूभाग में पड़ता है। भूकंप के सामाजिक पर्यावरणीय परिणाम भूकंप के साथ बेहद जुड़ा है क्योंकि इससे बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरसाती है। ये न सिर्फ बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन व संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करता है, अपितु लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी नष्ट कर देता है। यह लोगों को बेघर कर देता है और इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। भूकंप के प्रभाव। भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं इससे सम्मिलित विनाशकारी प्रभाव पाए जाते हैं। भूकंप के प्रभाव भूतल पर दरारें, मानवकृत ढांचों पर दरारें पड़ना, जल पर लहरें। भूतल पर देख लेना पहले दरारें, बस्तियां, भूसंकलन, द्रवीकरण, भू दबाव, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। मानवकृत ढांचे पर दरारें पड़ना, खिसकना, उल्टा आकुंचन, निपात, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। जल पर लहरें, जल गतिशीलता, दबाव, सुनामी, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया। इसके विपरीत भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की प्रकृति पर धरातलीय भूकंपीय तरंगें दरारें डाल देती हैं जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल आता है और आस पड़ोस को डुबा देता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है जो नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं आ जाती हैं। भूकंपीय न्यूनीकरण। दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है चूंकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देते हैं, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन होता है। भूकंप को रोका नहीं जा सकता है तो इसके लिए विकल्प यह है कि इस आपदा से निपटने की तैयारी रखी जाए और इससे होने वाले नुकसान को कम किया जाए। इसके निम्नलिखित तरीके हैं। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाई जा सके। जीपीएस की मदद से प्लेट हलचल का पता लगाया जा सके। नंबर सेकंड, देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों को सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना तथा इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना।
नंबर 3, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के मकान और भवन डिजाइन में सुधार लाना। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अंततः भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुभेद क्षेत्रों में हल्के ग्राम निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। सुनामी भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में अचानक हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का अचानक विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती है, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः शुरू में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग ही पैदा होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंची शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना सतह बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों के अंदरूनी भाग इससे कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज्यादा प्रभावी होती है और व्यापक नुकसान पहुंचाती है, इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र के आंतरिक गहरे भाग में तो सुनामी महसूस भी नहीं होती। इसलिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहरे समुद्र में सुनामी की लहरें की लंबाई अधिक होती है और ऊंचाई कम होती है। इसलिए समुद्र के इस भाग में सुनामी जलपोत को 1 या 2 मीटर तक ही ऊपर उठा सकती है और वह कई मिनट में। इसके विपरीत अब सुनामी उथले समुद्र में प्रवेश करती है, इसकी तरंग लंबाई कम होती चली जाती है, समय वही रहता है और तरंग की ऊंचाई बढ़ती जाती है। कई बार तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है, जिससे तटीय क्षेत्र में भीषण विध्वंस होता है। इसलिए इन्हें उथले जल की तरंगें भी कहते हैं। सुनामी आमतौर पर प्रशांत महासागरीय तट पर, जिसमें अलास्का, जापान, फिलीपाइन, दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे द्वीप, इंडोनेशिया और मलेशिया तथा हिंद महासागर में म्यांमार, श्रीलंका और भारत के तटीय भागों में आती है। तट पर पहुंचने पर सुनामी तरंगें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करती है और समुद्र का जल तेजी से तटीय क्षेत्रों में घुस जाता है और बंदरगाह, शहरों, कस्बों, अनेक प्रकार के ढांचों, इमारतों और बस्तियों को तबाह करता है। चूंकि विश्व भर में तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या संघन होती है और ये क्षेत्र बहुत ही मानव गतिविधियों के केंद्र होते हैं, अतः यहाँ दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी अधिक जानमाल का नुकसान पहुंचाती है। सुनामी से हुई बर्बादी का अनुमान आपकी भूगोल प्रायोगिक कार्य के दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में सुनामी के प्रभाव को कम करना कठिन है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान का पैमाना बहुत वृहद है। किसी अकेले देश या सरकार के सुनामी जैसे आपदा से निपटना संभव नहीं है, अतः इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सतर्क के प्रयास आवश्यक है, जैसा कि 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के समय किया गया था, जिसके कारण 3 लाख से अधिक लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। इस सुनामी आपदा के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र में शामिल होने का फैसला लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।